हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्थानीय शासन के बारे में। ठीक है, तो अभी हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड चल रहा है और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एनसीईआरटी आप सभी के लिए, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, पर्टिकुलर उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि आप किसी की बातों पर ट्रस्ट मत किया करो। सीधे से है फंडा कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, और कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि हम पहले क्वेश्चन देखें। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम का दिमाग खराब होगा, ऐसे बोल रही कि हमसे टॉपिक तो हम पढ़े नहीं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो बनने के लिए आप मत देखिए कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। आप उस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन को पढ़िए कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर आप टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड टॉपिक को आप उस हिसाब से फिर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और यदि आप टॉपिक पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पढ़ने जैसा पढ़ेंगे कि बस हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप वो ये करेंगे कि ये टॉपिक से मतलब ऐसा पूछा गया है तो यहाँ से हमारी ये चीज़ें ना छूट जाएं, तो उसे थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी जो है तो बस एक भेड़ चाल मत चलिए, थोड़ा अलग तरीके से अपनाइए ताकि रिजल्ट, क्योंकि यहाँ 700-800 ही वैकेंसियाँ निकलती है और उतने ही कलेक्टर बनते हैं, यानी कि उतने कलेक्टर क्या, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, तो जो भी बनते उतने ही बनते हैं। इसलिए उनमें से हमें जगह बनानी है। भीड़ का हिस्सा तो आप हम सब भी हैं, लेकिन जगह वही बना पाएंगे जो थोड़ा स्मार्ट चलते हैं। एंड हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए आपको पता है कि कंपटीशन जो है कितना टफ होता जा रहा है, तो उनके लिए तो और ज़रूरी होता है कि हम अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा बदलें। ठीक है, तो मटेरियल के पीछे मत भागिए या किसी टॉपर्स के स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए, खुद की बनाइए। खुद से हम करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पढ़ क्या क्या चुके हैं। हमने संविधान के बारे में पूरा देखा, हमने बात की कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, ये संघवाद क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड आपका होमवर्क है कि अप्रैल महीने की, अप्रैल या मई की है, ठीक है, तो देख लीजिएगा जो योजना मैगजीन अभी आई हुई है उसमें फेडरलिज्म के बारे में यानी संघवाद के बारे में पूरा दिया गया है। ठीक है, इस बार की योजना पूरा संघवाद से ही रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप लोग उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कहीं जो भी आपको चाहे ई मोड में मिले चाहे हार्ड कॉपी मिले, ये आपका होमवर्क है कि उसे 2-3 दिन के अंदर आपको पूरा ख़त्म कर देना है, या महीने भर में करिए लेकिन उसे पढ़ना है उस मैगजीन को। ठीक है, अब आते हैं स्थानीय शासन के बारे में, जो चैप्टर अपना 8 है, और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है, हम क्या क्या समझने वाले हैं। जो रूरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे यदि हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन में, तो क्या है कि केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो इससे ही क्या होगा कि यदि इन सरकारों की हम निर्वाचित करके इन सरकार को लाते हैं और इससे ही हम सोचे कि पूरे देश का विकास हो जाएगा, एक गरीब तबके तक सारी योजनाएं, गवर्नमेंट की सारी स्कीम पहुंच पाएंगी, उनको प्रॉफिट मिल पाएगा, जो एकदम से इंडिया के यहाँ पे तो टॉप का तो सबको दिखता है। ठीक है, लेकिन जो बहुत ही मतलब हाशिए पर लोग हैं, जो दलित हैं, जो दबे हुए हैं, तो उनके पास तक कैसे योजनाएं पहुँचे, कैसे पहुँचे वहाँ तक कि, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी ज़्यादा शिक्षा होती है कि वो इतना ज़्यादा अवेयर हो, ना तो उनके पास कोई पैसा होता है कि वो पैसे के दम पर कुछ कर ले। इसलिए ज़रूरत कहाँ पे होती है, हमें रूरल एरिया में ही होती है। बाकी तो सिटी के बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट बंदे होते हैं, सब कुछ मतलब वो उन्हें पता होता है, अच्छे जो पैसे वाले हैं उन्हें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन अवेलेबल हो किसे नहीं पाती है, प्रॉब्लम्स किसे आती है, ये बात देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ला दिया, स्टेट गवर्नमेंट ला दिया, और उससे हम कह दें कि पूरे देश का विकास कर रहे हैं हम। तो इसमें यही बताया गया है कि इन दो की मौजूदगी से ही, मतलब किसी लोकतंत्र के लिए ये काफ़ी नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे दो चीज़ें बस काफ़ी नहीं हैं।
ठीक है। तो अभी इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी कि जो स्थानीय गवर्नमेंट है उसके लिए क्या कैसे है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। और इस अध्याय में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम ये भी इसमें पूरा पढ़ेंगे डिटेल से कि स्थानीय सरकार का जो मतलब क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हो सकते हैं। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे जो जान सकेंगे मेन इंपॉर्टेंट बातें कि क्या क्या समझ में आएगा या क्या क्या हम समझ सकेंगे, कितने हमारे डाउट्स क्लियर हो सकेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे है कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है। यानी कि ये जब हमने हो सकता है ना कि आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट आ गई, सेंटर गवर्नमेंट आ गई, तो इसकी रूरल गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत आ गई कि फिर यहाँ पे लाया गया। तो ये हमें समझ में आएगा कि जो स्थानीय शासकीय निकायों का इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों लाना जरूरी था। उसके बाद हम इसमें और भी समझेंगे कि संविधान के जो आपके 73 और 74 नंबर के जो संशोधन हुए हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। अभी इनमें अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं। 73 और 74 के तहत बहुत मतलब यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। यूपीएससी छोड़िए, आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आपके देखिए यूपी का हो चाहे एमपी के हो, आप चाहे मतलब अदर किसी भी स्टेट के दे रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके तय मान के यहाँ पे पेपर आउट आप कर सकते हो कि क्वेश्चन इनमें से 110% गारंटी है कि आने ही आने हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना आए। ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक कवर करना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये तो बन तो गई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका काम क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और इससे चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे, इतनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी। अब यदि बात करते हैं स्थानीय सरकार क्यों, ठीक है, पहला टॉपिक आपका आता है कि स्थानीय गवर्नमेंट जो है वो क्यों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एमपी का ही, मेरे स्टेट का जिला ले लिया गया। तो इसमें क्या बताया गया कि मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर, ठीक है। और गीता यहाँ पे बात करें तो राठौड़ जिले की जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि गीता नाम की कोई महिला है जो कि क्या कर रही है कि जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है और एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई। ये पूरी आपको कहानी सबसे पहले समझाई जा रही है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या बताया गया कि किसी भी स्टेट का ले लीजिए, बस इसका एक केस स्टडी तैयार की गई है, एमपी की घटना है, ठीक है। सीहोर जिला है, वहाँ पे एक गीता नाम की महिला होती है। और इस जिले के क्या हुआ कि जमनिया तालाब ग्राम यानी कि ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये नाम है जो ग्राम, हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो आपके ग्राम पंचायत का कुछ दूसरा नाम हो, यदि आप गांव में रह रहे हो तो ठीक है। तो वहाँ पे इस गांव से क्या होता है कि वो निर्वाचित होती हैं। कब, यहाँ पे 1995 की ये घटना है कि सरपंच के रूप में वो निर्वाचित हुई। लेकिन 2000 में क्या हुआ कि गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। यानी कि गीता का जो काम था वो बहुत अच्छा था। तो दूसरी पंचवर्षीय आती है, क्या करते हैं गांव वाले, उन्हें दोबारा फिर से सरपंच बनाते हैं अपने ग्राम पंचायत का। इस बार क्या हुआ कि गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई और गीता गृहिणी हुआ करती थी। लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी जो पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़क बनवाने में किया। यानी कि उन्होंने जो अपनी जनशक्ति का इस्तेमाल किया, यानी कि उन्हें जो जनता का विश्वास था उनके ऊपर, जो जनता ने उन्हें दूसरी बार भी लाया, तो उनके काम कुछ ऐसे थे। उन्होंने क्या क्या किया था कि गांव में जो तालाब है उन्हें आप पक्का करवा दो, ठीक है, कि मिट्टी के तालाब है तो वो मतलब जल्दी ये होता था कि मिट्टी उसमें धंस जाती थी अंदर, तो तालाब कहीं खेत में बदल जाता था। तो गीता ने क्या किया कि आप यदि इसे पक्का बनवा देते, इसके चारों तरफ सीमेंट का बनवा देते हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये अच्छे तरीके से सुटेबल रहेगा। फिर इसमें ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि अब ये तालाब की मिट्टी जो है वो तालाब पे ही जाने वाली है, तो वो सिचुएशन फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम था, गाँव वालों के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर हो पाई इस वजह से।
उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल की जो भी बिल्डिंगें थी उनको और गांव में सड़क बनवाने का भी उन्होंने पूरा काम किया कि जो कच्ची सड़कें थी उन्हें पक्की सड़कों में बनवाना। और क्या हुआ कि गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली कानून मतलब घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। यहाँ पे ये गीता ने क्या किया कि काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए कि महिलाओं से जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं उनको रोका जाए, उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव लाए। उसके बाद जो भी यहाँ पे यदि हम देखें कि पर्यावरण के प्रति भी, अपने इन्वायरमेंट के प्रति भी जागरूकता लाने का उन्होंने प्रयास किया। अपने गांव में उन्होंने वन तथा जल प्रबंधन को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए। तो ये कहीं न कहीं उनके द्वारा बहुत अच्छे-अच्छे काम किए गए थे। अभी तो बस एक स्टोरी समझ रहे हैं, ठीक है? अभी आपको बिल्कुल पंचायती राज यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा उसके बारे में, तो प्लीज़ अभी कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप लोग। ये कहानी समझिए, जितना मैं समझा रही हूँ बस उतना ही समझिए, ज़्यादा भी दिमाग आप मत चलाइए तो बेहतर होगा, वरना आपके ना वो 4 फुट ऊपर से निकलने वाला है। तो इसमें से ये कहानी आपको समझ में आई कि गीता नाम की महिला यहाँ से सरपंच चुनी जाती है और क्या-क्या होता है, ठीक है? आप अपने गाँव का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपके गाँव में ही महिला या पुरुष जिसकी भी सीट रहती है, क्योंकि बदलती रहती है सीटें, ठीक है? और ये कैसे क्या होता है, किसके द्वारा होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको कि कैसे होता है। निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन कौन से क्षेत्र को मतलब किस क्षेत्र के लिए किनको आरक्षित करना, किनको नहीं करना, या इस बार कौन सी पंचवर्षीय में जनरल के लिए सीटें आ रही हैं, ओबीसी के लिए आ रही हैं, एसटी के लिए आ रही हैं, महिलाओं के लिए आ रही हैं, तो ये कौन तय करता है, ठीक है? आपको बताना है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको अच्छे तरीके से, जो रेगुलर क्लास ले रहे होंगे वो बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो सीटें आरक्षित होती है कौन करता है, कौन सा कमीशन है जो कि इनका आरक्षण करता है। अब आता है यहाँ पे कि सकल महिला की ऐसी एक कथा और है। और यहाँ पे क्या हुआ कि महिला जो थी वो तमिलनाडु के एक गांव यानी कि वेंगवसल की सरपंच थी। अभी देखिएगा ये हम यदि हम बात करें तो मध्य भारत की बात कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि एमपी आपका यहाँ पे आता है, ये पूरा भारत है ना, एमपी को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सेंटर पे आता है। अभी हम मध्य भारत की घटना देख रहे थे, वहीं हम दूसरी घटना देख रहे हैं तमिलनाडु की। ये दक्षिण भारत का स्टेट है आपका, ठीक है? यहाँ की घटना की यदि हम बात करते हैं तो एक महिला जो थी वे बेंगे वसल गांव की सरपंच थी। और सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। कब? 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया कि 71 सरकारी कर्मचारी जो थे, यानी कि 71 ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें क्या किया गया कि 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई, ठीक है? और यह जमीन क्या हुआ कि जो वेंगे वसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। और उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर यानी कि जो अभी डीएम होते हैं, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि वेंगे वसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराया जाए, ठीक है? या कि पारित कराएं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग भी डीएम बनेंगे तो आप लोगों के पास भी ऐसे आएंगे। केस स्टडी पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसमें क्या हुआ कि जो वो सरपंच साहिबा थी या सरपंच साहब थे, उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि जो ज़मीन दी गई है तो आदेश के अनुसार आप उन्हें उपलब्ध कराएं उस ज़मीन को, क्योंकि उसी गांव की, जिस गांव के अभी हम बात कर रहे हैं, उस गांव के सरपंच को ही ऑर्डर दिया जाएगा, क्योंकि उसी गांव में आ रहे, दूसरे गांव को के सरपंच को तो नहीं कहा जाएगा कि आप उस गांव जाओ और वहाँ पे ज़मीन जो दी गई है उसे आप क्या करो कि उन्हें देने का जो प्रस्ताव है उसे अच्छे तरीके से आप पारित करो। तो उन्हें नहीं कहा जाएगा, जिस गांव का है उसी गांव के सरपंच को कहा जाएगा। अब क्या होता है कि सरपंच और ग्राम पंचायत ने क्या किया कि कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि सरपंच ने और ग्राम पंचायत ने क्या किया कि इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है? प्लीज इस कहानी को ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमेगा।
जब वो इनकार कर देते हैं तो क्या होता है कि कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया, यानी कि आप जबरदस्ती क्या करो, उसमें अधिग्रहण कर लो, तो कलेक्टर साहब ऐसा आदेश देते हैं। और क्या होता है कि ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में क्या किया कि मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। यानी कि जब कलेक्टर साहब ने क्या कर दिया, उन्हें अधिग्रहण का आदेश दे देते हैं, तो जो ग्राम पंचायत के लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो कलेक्टर की रिपोर्ट आई थी या कार्यवाही जो की गई, तो उसके विरोध में वो मद्रास हाई कोर्ट में क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक याचिका दायर करते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने क्या किया कि कलेक्टर के आदेश को जायज बताया और अदालत का जो फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अदालत ने क्या फैसला दिया यहाँ पे, जब हाई कोर्ट में केस जाता है तो एकल खंडपीठ ने क्या किया कि कलेक्टर के आदेश को क्या बताया, जायज बताया, यानी कि सही बताया कि जो कलेक्टर के द्वारा ऑर्डर दिया गया है वो सही है। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि पहले से जमीन उन्हें आवंटित कर दी गई थी 2-2 हेक्टेयर। तो जब आवंटित कर दी गई है, उनके नाम सब कुछ तैयार हो चुका है, तो उन्हें जमीन अब दी जाएगी। तो कलेक्टर साहब जो आदेश दिए थे कि अधिग्रहण कर लिया जाए, तो हाई कोर्ट ने भी उसे जायज बताया। और क्या हुआ कि अदालत का फैसला था कि इस संबंध में जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया कि इस मामले में आपको ग्राम पंचायत से कोई भी सलाह लेने की जरूरत या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डीएम साहब को पावर पूरी मिल गई। उसके बाद क्या होता है कि पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की और खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। यानी कि जब ये क्या हुआ कि खंडपीठ पे हुआ, आपको पता होगा ये खंडपीठ क्या होती है। एक जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के एक या दो खंडपीठ होंगे। तो आज जो भी कर्नाटका से होंगे, वो तो कर्नाटका के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होंगे, बट आप लोग जिस भी स्टेट के हैं, ठीक है, चाहे आप महाराष्ट्र के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे गुजरात के हो, तो मतलब जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जो हाई कोर्ट है उसके कितने खंडपीठ हैं। क्योंकि जितनी हाई कोर्ट होती हैं उनकी 1, 2 या 3 खंडपीठ होती है। जैसे मैं एमपी की बात करूं, तो जो एमपी का हाई कोर्ट है उसके 2 खंडपीठ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके भी स्टेट में जो आपका हाई कोर्ट है उसके खंडपीठ होंगे। तो प्लीज़ आप पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो पता करके फिर आप बताइएगा हमें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो खंडपीठ ने क्या किया कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, एकल न्यायाधीश ने फैसला दिया, तो उसका जस्ट अपोजिट उसने फैसला कर दिया। यहाँ पे क्या किया कि न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करती है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बताया गया, और ये घटना कोई बनाई नहीं गई है, ये पहले घटित हुई है। ये यहाँ पे सोर्स भी लिखा गया है कि पंचायत राज अपडेट खंड 12, यहाँ पे जून 2005 की घटना। ठीक है, तो इसमें से पूरा सब कुछ प्रोसेस होती है। यहाँ पे जो खंडपीठ थी वो उलट देती है, वहीं की खंडपीठ, कहीं और नहीं जाते वो लोग। तो मद्रास हाई कोर्ट की जो खंडपीठ थी वही फैसला उलटती है और कहती है कि कहीं ना कहीं उनके आप अधिकारों का हनन कर रहे हो, यदि ऐसा कर रहे हो कि ग्राम पंचायत है भाई, गांव की जमीन है, आप किसी को भी दे रहे हो, और यहाँ पे मुखिया, गांव के मुखिया से ही नहीं पूछा जाएगा या उनके पूछे बिना ही पारित कर दिया जाएगा, तो ये भी सही नहीं। फिर आप क्यों मुखिया बना रहे हो? जब यदि घटना ऐसी है तो क्यों मुखिया बना रहे हो आप? तो ये 2 केस स्टडी, एक एमपी की और एक तमिलनाडु की, प्लीज आप इसे याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, ऐसी केस स्टडी बना के भी हम लिख सकते हैं। एथिक्स में तो बहुत ज़्यादा केस स्टडी लिखनी पड़ती है। पॉलिटी भी के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कुछ, जहाँ पे हमें केस स्टडी यदि लिख देते हैं पूरा एक ही ऐसा ऐसा होता है, तो काफ़ी बेटर होता है। ठीक है, हम पूरी घटना को, क्योंकि हम एक रूरल में काम करने वाले हैं और वहाँ की यदि सिचुएशन हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि हमें करना चाहिए। आपके पास आसपास कुछ भी घटित हो रहा है, तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई भी बातें आ रही हैं, तो इसमें से बिल्कुल आप घबराएं नहीं। जितना भी आप डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हैं, बच्चों पर शोषण देख रहे हैं, तो इनसे क्या कर सकते हैं कि आप अपने आसपास की ही केस स्टडी बना के लिख सकते हैं। कहीं दूर मत जाइए, कहीं और से मिलेगा हमें।
तो यहाँ की बुक का ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिलेगी बुक के, वो जो बनी बनाई थी वो पुरानी हो गई, वो कई सारे लोगों ने पढ़ चुके होंगे। तो हमें हमारे यहाँ जो हो रहा है कि कैसे बच्चों का शोषण किया जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, पूरी केस स्टडी आप तैयार कर दोगे, कैसे महिलाओं का शोषण हो रहा है उस पर आप केस स्टडी तैयार कर दोगे और आंसर आपको बहुत खूबसूरत से हो जाएगा। 40 से 50 वर्ड में केस स्टडी है, उसके बाद हम जो भी पूरा आंसर लिखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस पे भी आपको वर्क करना, और जब भी ना आपको कभी केस स्टडी वाली बात आए और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे आपको स्टडी करने को मिलता होगा तो उन्हें स्किप मत किया करिए। अच्छा होता है कि आप उससे अपने रूरल एरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ये जो दोनों ही हमने अभी कथाएं पढ़ी, दोनों ही जो हम केस स्टडी करें, इसमें क्या था, अलग अलग नहीं है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को क्या किया गया कि सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। ये कथाएं इस बदलाव को, मतलब जो बदलाव हुए का मजबूत यानी कि सबूत पेश करती हैं, ठीक है। तो कब से हर तरीके से यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था स्थानीय संस्थाओं को, ये था 1993 की घटना थी, ठीक है। ये सन वगैरह आप नोट करते चलिएगा। 1993 में उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था, किसे, स्थानीय शासन को। तो और उसके बाद क्या हुआ कि ये और अच्छे तरीके से इसमें बदलाव हो रहा था, मजबूत हो रही थी। तो ये दो एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि एक महिला सरपंच जिसने बहुत अच्छा गांव का विकास किया, दोबारा भी वो सरपंच चुनी गई और अच्छा काम किया होगा उन्होंने, तो तीसरी बार भी वो सरपंच चुनी गई होंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। तो स्थानीय शासन आप लिख लीजिए किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, आपका स्थानीय शासन ऐसे करके लिखिए और उसके नीचे डैश करके कुछ भी करके आप लिखिए कि गांव और जिला स्तर के शासन, ठीक है। तो गांव और जिला स्तर के शासन को आप क्या कहते हो, स्थानीय शासन हम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं कर पाएगी, सेंटर गवर्नमेंट आपकी कुछ नहीं सुनने आएगी, लेकिन स्थानीय शासन जो होती है ना, हर गांव का एक मुखिया होता है, ग्राम सभा लगाई जाती है। वहाँ पे हम अपनी समस्याएं जाके बता सकते हैं क्योंकि हमारे नज़दीक वही है। यदि हमारे पास समस्याएं हुई भी और हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता कि हम सरपंच के पास जाके अपनी सुनवाई करें, तो फिर हम क्या करते, विधायक कभी आपको देखने को मिलते हैं? जब वोट मांगना होता है तब आते हैं, उसके बाद क्या आपको विधायक कभी भी देखने को मिलते हैं? कभी नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो हम अपनी समस्याएं किससे सुनाते फिर, इसीलिए इसकी जरूरत थोड़ा समझी गई कि ये होना चाहिए और किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये आम पब्लिक के सबसे ज़्यादा नज़दीक में होती है। और क्या होता है कि आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोज़मर्रा की जो जिंदगी, स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। यानी कि जो स्थानीय शासन की मान्यता क्या है कि यहाँ पे स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक है। कि लोकतांत्रिक फैसला लेने का मतलब क्या है कि सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यदि हमारे पास ये नहीं होते तो कैसे काम बनता, क्योंकि अभी आप सिचुएशन देख चुके कि बहुत दूर मत जाइए, हमें अपने ज़िले के या अपने यहाँ के जो भी हम विकास खंड में रहते हैं वहाँ के हम विधायक से मिलना चाहे तो नहीं मिल सकते हैं, सांसद से मिलना चाहे तो नहीं मिल सकते हैं, वहाँ से मुख्यमंत्री से भी कठिन होता है इनसे मिलना, क्योंकि ये कभी आपको दिखाई नहीं देंगे, कभी मिलेंगे नहीं। और इतना बिजी शेड्यूल इनका बना के चलते हैं अपना कि कभी आपको कोई मीटिंग वगैरह भी रखो ना, कभी इन्हें बुलाया भी जाए तो बस विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी आए नहीं कि जा रहे हैं। मतलब ऐसे होता है कि विधायक जी आ रहे हैं, लोग इंतजार करते रहते, पता चला विधायक जी आए बस जा रहे हैं वो। तो अब यहाँ पे ऐसे ना तो उन्हें सुनने का टाइम ना सुनाने का टाइम, इतना बिजी शेड्यूल बना के चलते हैं वो, जबकि पब्लिक के द्वारा ही वो चुने गए, उनके लिए ही है वो। लेकिन फिर बाद में वो सब कुछ भूल जाते हैं कि किसके लिए थे, क्या थे। तो इसलिए ये जरूरी है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है कि स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। गीता, यहाँ पे हम बात करें
कि जो गीता राठौड़ वाले थे, उन्होंने क्या किया कि मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा तालाब मतलब बड़ा बदलाव कर दिया। और यहाँ पे हम देखें कि वेंगे वसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा और अपनी जमीन के इस मतलब साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी किसके हाथ में आ गया, गांव के हाथ में रहा। और ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हो पाया था। और इस तरह क्या हुआ कि स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकती है। तो इससे क्या हुआ कि ये दो एग्जाम्पल हमने देखा, गीता का एग्जाम्पल देखा हमने, और ये जो गांव था यहाँ पे वेंगे वसल गांव था, ठीक है। इन दोनों की एग्जाम्पल की बात की हमने कि इनके मतलब अच्छे तरीके से किए गए प्रयास के कारण ही काफ़ी अच्छा यहाँ पे सुधार हो पाया कि उनकी ज़मीन उनके गांव वालों के पास ही रह गई और वहाँ पे जो तालाब था, स्कूलें थी, सड़कें थी, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करवा दी गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे स्थानीय शासन जो हुआ आपका, ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, हम अपनी समस्याएं सरपंच को लेके जाएंगे। सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक हमारी समस्या नहीं सुनता, हमें नहीं मतलब वो डीएम के पास जाए, सीएम के पास जाए, पीएम के पास जाए, यहाँ पे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बस ये चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स का तुम सोल्यूशन करो। और हम जब तक वो नहीं करते तब तक उनका पीछे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो हमारे ही गांव के सरपंच होंगे। और एक बात ये भी याद रखिएगा आप लोग कि जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो कि किसी दूसरे गांव का आके आपके गांव में सरपंच का चुनाव लड़ेगा और वो जीत के फिर अपने गांव में जाके आराम से बैठेगा, तो जी नहीं, आपके गांव का ही निवासी जो होगा वही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है और वही वहां पे रह के काम करेगा। वो पता चले कि आपका ये गांव है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक गांव है, ये दूसरा गांव है, तो क्या किया जाएगा कि इसमें आपके यहाँ के गांव के आते हैं कोई व्यक्ति और यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ते, फिर ये जाके अपने यहाँ गांव में बढ़िया आराम से ऐश कर रहे हैं सरपंच यहाँ के। अब जाके वो यहाँ कर रहे हैं, आप सरपंच को ढूंढते भागो, ऐसा नहीं होता। आपके गांव का ही कोई व्यक्ति होगा जिनमें से एक को सरपंच चुना जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे विधायक का चुनाव नहीं हो रहा कि कोई भी आएगा तो पता चलेगा फिर वैसे ये कि हम ढूंढते घूम रहे हैं कि कहाँ है विधायक जी, विधायक जी कभी दर्शन दे नहीं रहे। उतने को भगवान को ढूंढा जाए तो शायद मिल सकते थे, लेकिन ये नहीं मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती है और इसी के समाधान के लिए ये स्थानीय पंचायत या स्थानीय शासन लाया गया आपका। अब क्या होता है कि लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी, ठीक है। आपकी डेमोक्रेसी का मतलब है, और डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग इतना बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि समझ चुके हैं। यदि एक से दो बार आप लोग वीडियो सिर्फ मुझे सुने होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, तो भी आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से लोकतंत्र के बारे में तो डेवलप हो ही गई होगी। यहाँ पे क्या बताया गया कि एक सार्थक भागीदारी है और लोकतंत्र का जो रिश्ता है जवाबदेही से भी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जीवन और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। यहाँ पे हम बात करें कि जो गीता जी की कहानी थी, तो इसमें क्या हुआ था कि प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में से एक है। और वेंगेवसल ग्राम पंचायत ने क्या किया कि अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। और यह क्या हुआ कि जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं को सुनिश्चित करने के एक मिशन की मिसाल है। और स्थानीय शासन के स्तर पर यदि हम देखें तो क्या हुआ कि जो आम पब्लिक है, ठीक है, तो उसको क्या हुआ कि उसके जीवन से जुड़े मसलों, ज़रूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की जो प्रक्रिया में क्या हुआ कि शामिल किया जा सकता है। अब हम आगे की बात करते हैं यहाँ पे कि जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के साथ में रहने चाहिए। यानी कि जो काम क्या है कि स्थानीय स्तर पे किया जाना है, वो काम कहाँ पे होने चाहिए, तो स्थानीय लोगों और उनके जो भी कर्ता धर्ता वाले हैं उनके हाथों में होना चाहिए, सीधा सिंपल सा है। और क्या हुआ कि लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। यानी कि हमारी जो पब्लिक होती है, आम पब्लिक, हम और आप किससे परिचित होते हैं भैया? हम तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम विधायक जी की फोटो में ही दर्शन कर पाते हैं, और विधायक जी तो छोड़िए, कभी वोट मांगने आ भी जाते हैं
सीएम जी की तो और हम कभी टीवी में या रेडियो में आवाज़ सुन लेते हैं, या तो हम उनकी फ़ोटो में, पोस्टरों में दर्शन कर पाते हैं। रियल में तो हम देखते तो बहुत भाग्यशाली समझ लेते हैं कि वाह! आज तो सीएम जी के दर्शन हुए, ठीक है? तो ऐसी घटनाएँ होती हैं। और सपोज़ आप यहाँ पे थोड़ा-सा सोचिए कि यदि स्थानीय गवर्नमेंट का प्रावधान नहीं लाया जाता, तो जो छोटे-छोटे गाँव हैं ना, उनकी सिचुएशन क्या होती? यहाँ पे अपने देश में जो गाँव है, क्योंकि ज़्यादातर आपका ग्रामीण क्षेत्र ही पाया जाता है, और फिर वहाँ पे हमारी सिचुएशन कितनी भयानक होने वाली थी कि हमारी समस्या ही सुनने वाला कोई नहीं था। हम आपस में ही जूझते लड़ते रहते। तो इसमें से क्या बताएगा, यहाँ की केंद्रीय सरकार से कहीं न कहीं वो ज़्यादा परिचित होते हैं, और स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता इस सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है, ठीक है? यानी कि इस बार के जो सरपंच जी है, वो क्या कर रहे हैं, कितना बेटर कर रहे हैं, कितना घटिया कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं कि गीता ने अच्छा काम किया, दोबारा बनाया गया। यदि अच्छा काम नहीं करते तो हमारे हाथ में था, हम उन्हें दोबारा चुनते ही नहीं। गाँव के दूसरे भी व्यक्ति ऐसे होते कि जो ऐसा लगता है कि भावी नेता बन सकते हैं, अच्छे तरीके से मतलब काम करा सकते हैं, तो हम उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। यानी कि यदि एक स्थानीय गवर्नमेंट को हम मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो मजबूत होगी, उसमें से एक हिस्सा इसका भी आ सकता है। हम ये नहीं कहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कोई मतलब नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका कोई मतलब बिल्कुल नकारा है। जी नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन हाँ, यदि स्थानीय गवर्नमेंट नहीं लाया जाता तो सिचुएशन आप थोड़ा-सा इमेजिन कीजिए खुद से कि क्या होता? कि आज अभी हमारे पास ये सब होते हुए भी हमें समस्या के लिए यदि सपोज मान के चलिए कि आपके ज़िले में सीएम आ रहे हैं, ठीक है? गाँव में तो आते नहीं, आपके ज़िले में आ रहे हैं। कहीं पे भी एक जगह पे आज की मतलब शिविर लगाया गया, आज आना है सीएम को। अब वहाँ पे इतनी भीड़, बाप रे बाप! मतलब एक ज़िले में तो एक गाँव होता नहीं है। आपको पता है कि कई सारे तहसीलों से मिलके ज़िला बनता है, और कई सारी तहसीलों में कई सारे गाँव होते हैं। एक तहसील में कई सारे गाँव से मिलके तहसील बनता है हमारा, ठीक है? अब क्या हुआ कि जब आ रहे हैं वो, बहुत से गाँव के लोग हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे? वो तो मतलब वो उनका जो स्टेट होगा, आप यहाँ पे बैठे हैं आप, ठीक है? उनका स्टेज कहाँ पे है? इतनी ऊपर पे है, टॉप पे है, यहाँ पे। अब वो माइक लेके बोल रहे, छोटे-छोटे हमको दिख रहे हैं। सीएम का जो मतलब है, ये दिख रहा है कि कोई वहाँ पे खड़ा व्यक्ति बोल रहा है, आवाज़ उनकी सुनाई दे रही है, हमें स्पष्ट तरीके से दिख भी नहीं रहे वो। ये सिचुएशन है। तो हम उन्हें समस्या कैसे सुना सकते हैं अपनी? वो आते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, उन्होंने जो-जो किया डींगे पीटेंगे, वो निकल लेते हैं। हम पीछे-पीछे घूमते रहे, कोई सुनने वाला हमारी बात को नहीं है। उन्हीं के 10-15 आदमी होते, उनके आगे पीछे रहते, और जो भी मैनेजमेंट सिस्टम होता वो रहते। उसके बाद से हम सबकी ही वो भीड़ के हिस्सा रहते हैं, और वही बस जाते हैं, देख भी नहीं पाते, और एक मन में पछतावा भी रह जाता है कि देख भी नहीं पाए, और मुस्कुराते हुए चले भी आते हैं। कोई समस्या का समाधान ना हुआ, किसी ने हमारी समस्या सुनी नहीं। लेकिन हाँ, गाँव में सरपंच जी नहीं सुनेंगे तो हम बिल्कुल घर में धरना दे देंगे कि सुनोगे कैसे? नहीं, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे ही गाँव के हैं। सरपंच से पहले हमारे ही भाई पट्टीदार थे वो, तो वहाँ पे वो सुनेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। ठीक है? तो ये व्यवस्था इसलिए लाई गई, हालाँकि अभी इतनी हम लोग पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि बस ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभी इसके हर एक पहलू को हम लोग देखेंगे कि किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है। वो सारी चीज़ें क्यों लाया गया, क्यों लाना चाहिए था, वो चीज़ें क्लियर होंगी आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। अभी डिसाइड मत कर लीजिएगा कि अभी क्या होता है। वो होता है ना, जैसे कि किसी ने कह दिया कि राम मंदिर बना, अब राम मंदिर में एक प्रधानमंत्री पद पे होते हुए क्या मोदी जी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जाना चाहिए था? ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का उल्लंघन होगा। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि हमें थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत होती है कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ, या मोदी जी पहले इंसान हैं जो ऐसा कर रहे हैं? और जब आप हिस्ट्री में जाएँगे तो देखेंगे कि राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। और वहाँ पे सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए भी जाते हैं, चर्च का भी जाते हैं। तो फिर इसमें से आप जहाँ भी बुलाओगे, यदि उन्हें लगता है कि जाना चाहिए, वो बिल्कुल जाएँगे।
क्योंकि वो जनता के लिए हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ किसी ने कह दिया भड़काऊ बात और उसको सुन के भड़क गए कि हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, वो अपने पद पे हैं, कैसे जा सकते हैं उद्घाटन के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि पूरा इसको पढ़ने के बाद ही आप इसके बारे में पॉजिटिव और निगेटिव सेंस निकालिएगा। अभी कुछ भी कंक्लूजन मत दे दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्थानीय सरकार क्यों ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर करेंगे। एंड प्लीज़ जिसे भी नहीं समझ में आ रहा है, जिसे भी ऐसे लग रहा हो कि मैडम सिर्फ किताब पढ़ रही है या कुछ भी है, तो आप लोग बेझिझक बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसे पूरा एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, तो जहाँ भी आपको समस्या आ रही है, जो मैं समझा रही हूँ, नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ये भी बताइए कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से कि आपको जैसे समझ में आए वैसे किया जाएगा। और थोड़ा सा आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आप कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आपको खुद से भी कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना मतलब ध्यान रखिए और बस पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज भी करते रहिए जितनी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं।